प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी लघुत्तरीय प्रश्न आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये वीडियो नंबर पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कीजिए। आप लोग अब से याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जितना भी प्रश्न बताता हूं उससे बाहर नहीं आएगा। एक भी प्रश्न आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 प्रश्न श्योर है मिलेगा तो मिलेगा। तो प्लीज जितना भी प्रश्न बताता हूं सभी को अब से याद करना शुरू कर दीजिए सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको वीडियो में ही सारा प्रश्न जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, पहला, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, आंसर लिखिएगा। खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। और इसके बाद खनिज और अयस्क को 2 भागों में सबसे पहले बांट लेना है, ठीक है। तो 2 भागों में हम बांट लिए खनिज और अयस्क को। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, खनिज का भूपट्टी से खनन किए हुए, भूपट्टी से खनन किए हुए अकार्बनिक पदार्थ जिसमें, भूपट्टी से खनन किए हुए अकार्बनिक पदार्थ जिसमें विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना हो, खनिज कहलाता है। क्या, जिसमें विशिष्ट रासायनिक तथा क्रिस्टलीय संरचना दोनों हो वही खनिज कहलाएगा, ठीक है। दोनों होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अयस्क का पहला पॉइंट क्या कहता है, वैसा खनिज जो कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो, अयस्क कहलाता है। यानी क्या मतलब हुआ दोस्तों, यानी खनिज को निकालने में मतलब उतना खर्च नहीं पड़े और मेरे को खनिज आसानी से प्राप्त हो, उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए और ये खनिज का दूसरा पॉइंट देखिए, इसका क्या कहता है, खनिज सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, या अयस्क क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं क्या, सभी खनिज को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं नहीं ना। तो इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, इसका सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये अयस्क है, ये खनिज है, तो ये खनिज सभी अयस्क, ये सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, ठीक है। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। तो प्लीज आप ये दोनों पॉइंट को जरूर याद रखें, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ठीक है। तो जरूर याद रखें। और चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न, निस्तापन क्या है। निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या है। आंसर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निस्तापन क्या है, तो अभी से सारा प्रश्न याद करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा नहीं, सभी प्रश्न को याद करते जाए, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सारा प्रश्न याद रहेगा, कहीं से पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर देखिए, वैसी प्रक्रिया, निस्तापन क्या है, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क होना चाहिए। क्या, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है। क्या, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति होना चाहिए, ठीक है, अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद पैराग्राफ हल्का सा चेंज कर देना और यहाँ से लिखना है, यह प्रक्रिया केवल रवादार, यह प्रक्रिया केवल रवादार एवं कार्बोनेट अयस्कों में लागू होता है तथा इस प्रक्रिया में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है। जैसे ZN लगा दे तो जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्या फिर से बता देते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, यह क्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया केवल रवादार एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होता है तथा इस प्रक्रिया में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे ZnCO3, ठीक है, ये कार्बोनेट है और वायु की अनुपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं तो ZnO प्लस CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्लीज आप प्रश्न को याद जरूर रखें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके लिए मेहनत करता हूं तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेट मुझे को बनाए रखें, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक रखें।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। जारण जारण या भर्जन, ठीक है। जारण या भर्जन क्या है? जारण को ही ये भर्जन कहते हैं, ठीक है। जारण का ही दूसरा नाम क्या हुआ? भर्जन हुआ। जारण या भर्जन क्या है, यानी जारण क्या है? तो आंसर देखिए, वैसी प्रक्रिया कि जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अब क्या दोस्तों, उपस्थिति में होना चाहिए। निस्तापन में अनुपस्थित था, इसमें उपस्थित होना चाहिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया जारण या भर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया जारण या भर्जन कहलाती है, तो याद रखें। और देखिए फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखिए यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड एस्को में लागू होता है, यानी सल्फाइड जिसके अंत में एस लगा हो वह सल्फाइड एस्को हो गया, ठीक है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड एस्को के लिए लागू होता है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड एस्को के लिए लागू होता है। सल्फाइड एस्को या एस्को लिखा है, एस्को में लागू होता है तथा इस प्रक्रिया में SO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड एस्को में लागू होता है तथा इस प्रक्रिया में SO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए ZnS एस लगा है सल्फाइड एस्क है, ZnS प्लस O2 यानी वायु की उपस्थिति है। ZnO धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, O लगा ऑक्साइड हो गया, ZnO ऑक्साइड प्राप्त हो गया, प्लस SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो समीकरण को शुद्ध करने के लिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन इधर है और इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है। तो हम क्या करें, 3/2 से 3/2 लगा देते, 2 कट जाएगा तो 3 इधर भी हो गया, इसलिए मैं 3/2 लगाया हूँ, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को छोड़िए नहीं। देखिए क्या प्रश्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोगलन क्या है, यानी प्रोगलन का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोद्रवन हुआ। प्रोगलन का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोद्रवन। प्रोगलन का दूसरा नाम क्या हुआ? प्रोद्रवन। चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या कहता है, धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रोगलन या प्रोद्रवन कहलाती है। क्या? धातु के ऑक्साइड को ही धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रोद्रवन कहते हैं या प्रोगलन या प्रोद्रवन कहते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रोगलन या प्रोद्रवन कहलाती है। जैसे कार्बन अवकरण, ZnO + C बराबर Zn + CO, ठीक है, CO, ठीक है। चलिए धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन या प्रोद्रवन कहा जाता है। जैसे कार्बन अपकरण हो गया, तो याद रखें, आपको ये नहीं याद होगा, ये जैसे वाला याद रख लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। अस्लैग का दूसरा नाम क्या हुआ? धातुमल, ठीक है। अस्लैग का दूसरा नाम क्या हुआ? धातुमल। अस्लैग तथा फ्लक्स को परिभाषित करें, तो सबसे पहले हम अस्लैग को परिभाषित कर लेते हैं। तो अस्लैग का दूसरा नाम क्या हुआ? धातुमल। तो आप धातुमल को याद रखें। तो देखिए क्या कहता है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, यानी दोस्तों जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित अशुद्धियों को जो हटाने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, यानी ऊपर से जो पदार्थ मिलाया जाता है वह बाहरी पदार्थ अशुद्धियों के साथ मिलकर, जो पदार्थ मिलाया जाता है वह जो पहले से अशुद्धि रहता है वो अशुद्धि के साथ मिलकर एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण कर लेता है, ठीक है। वह एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण कर लेता है जिसे ही अस्लैग या धातुमल कहते हैं, ठीक है। समझ गए। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, जो अयस्क में उपस्थित है उसको हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, वह बाहरी पदार्थ अशुद्धियों जो मिलाया जाता है वो पहले से जो अशुद्धियाँ उसके साथ मिलकर वह एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही अस्लैग या धातुमल कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए। और देखिए अब फ्लक्स को हम परिभाषित करते हैं, तो देखिए फ्लक्स को हम परिभाषित कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है फ्लक्स, क्या कहता है, देखिए फ्लक्स कहता है क्या, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है
यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। इसको भी उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है वह बाहरी पदार्थ फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसको में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है वह बाहरी पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग ये 5 प्रश्न को याद जरूर कीजिए, जब एग्जाम आएगा तो तब आपसे मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, मोबाइल से टेस्ट लूंगा, ठीक है। और छठा प्रश्न, ये छठा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न नहीं है, तो छठा प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, अगला वीडियो में नहीं लाऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो है, मैं पार्ट 2 वीडियो जल्दी लाऊंगा। आप लोग सिर्फ एक कमेंट कर लीजिए पार्ट 2 वीडियो डालने के लिए, तो मैं आपके लिए जल्दी पार्ट 2 वीडियो आएगा और बहुत ही शानदार प्रश्न लाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से कहता हूँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर जो भी न्यू व्यूअर्स आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे छात्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। आप लोग धीरज बनाए रखें, आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।